इसमें क्या है? सामान है कुछ मेरा। क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? अरे अभी सिद्धि कर रहा हूं। विघ्न होगा अगर दरवाजा खोलूंगा तो। दरवाजा नहीं खोल सकता अभी। एक अच्छे पुलिस ऑफिसर की हमेशा यही कोशिश होती है कि वो केस को जल्द से जल्द सॉल्व करे, लेकिन कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं जिनकी फाइल कभी क्लोज नहीं की जाती है। या तो उस इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल जाती है, इसलिए वो केस डेड एंड पे आ जाता है, या फिर उस केस को हैंडल करने वाला इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर किसी कारणवश उसका तबादला हो जाता है। हर थाने में ऐसे केसेस होते हैं और पुलिस वालों को ये केसेस याद भी रहते हैं, इसलिए देर सवेर कभी ना कभी ये केसेस सॉल्व भी हो जाते हैं। आज का केस भी कुछ ऐसा ही केस है जो 2 साल से अटका पड़ा था और दोबारा छानबीन करने पर यह केस इंडिया का एक अनोखा केस बन गया। फिर इस केस के खुलासे से अपराध को अंजाम देने के नए और नायाब तरीके सामने आए, जिसने हम पुलिस वालों को भी हैरत में डाल दिया। क्या सोच रही हो? मीना दीदी और मोहन जिया जी को गायब हुए 2 साल हो गए, लेकिन अब तक उन दोनों की कोई खबर नहीं है। जब 2 साल में कोई खबर नहीं आई तो अब क्या खाक आएगी? कहीं मर मुरा गए होंगे वो लोग। बीच में से हटिए, हटिए। ये देखिए सर, ये मिला है। ये तो किसी बैंक का कार्ड है। नाम ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन नंबर साफ है। पता करो ये किसका कार्ड है। नंबर से पता चल जाए कार्ड होल्डर कौन है। सर, इस जमीन का मालिक कौन है? साहब वैसे तो ये जमीन सौरभ अग्रवाल की है, लेकिन 2 महीने पहले PWD डिपार्टमेंट ने ये जमीन सड़क निर्माण के लिए खरीदी थी। अब देखिए ना, आज ही से सड़क का काम शुरू हुआ और आज ही ये दोषी से मिली है। इस पूरी जमीन की खुदाई करवा, देखो क्या निकल कर आता है। और ये क्या नाम बताया इसका? सौरभ अग्रवाल। सौरभ अग्रवाल को पूछताछ के लिए बोलो। सर, ये डेबिट कार्ड तो सर कठवा गांव के मोहनलाल का है। मैं अभी आपको इसका प्रिंट आउट निकाल के देता हूं। सर ये रही उसकी फोटो और कम्युनिकेशन डिटेल्स। साहब जैसे ही थाने से फ़ोन आया मैं दौड़ा चला आया। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। वैसे ही मैं शहर में नौकरी करता हूँ, मेरा यहाँ आना जाना बहुत कम होता है साहब। आपकी जमीन पे 2 अवशेष मिले, आपके इसके बारे में कुछ नहीं मालूम? नहीं साहब, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन दोबारा जरूरत पड़ने पर आपको बुलाएंगे। ओके जी सर। प्लीज। सर, हाँ उत्तम सर, ये रही उस डेबिट कार्ड की डिटेल्स। मोहनलाल, ये वही मोहनलाल है जो अपनी पत्नी मीना लाल और बेटी राधा लाल के साथ गायब हो गया था। गाँव वालों ने इसके खिलाफ लूटपाट और चोरी का केस भी दर्ज किया था। ये रही उस केस की फाइल। रंजन सर ने इस केस की तफ्तीश भी की थी, लेकिन उन्हें कोई लीड नहीं मिली थी। उस जमीन पर कुछ और डेड बॉडीज मिले? नहीं सर, पूरी जमीन की खुदाई करवाई पर कुछ नहीं मिला। ठीक है, हॉस्पिटल अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करो कि वो DNA रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करें, ताकि हम पता लगा सकें ये स्केलेटन्स किसके हैं और ये तीसरा इंसान कौन है जो गायब है। ये मरने वाली की बहन नहीं, गायत्री अवस्थी, उससे मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई थी। जी हाँ सर,
गायत्री इसी गांव में मोहनलाल के घर से थोड़ी ही दूरी पर रहती है। ठीक है, इस गायत्री अवस्थी को थाने बुलवा, पूछताछ करने के लिए। सर। एक्सक्यूज मी सर, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। ये मरने वाली की बहन गायत्री अवस्थी, उसने मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई थी। जी हाँ सर, गायत्री इसी गांव में मोहनलाल के घर से थोड़ी ही दूरी पर रहती है। इस गायत्री अवस्थी को थाने बुलवा, पूछताछ करने के लिए। सर। हेलो जी, मैं गायत्री अवस्थी बात कर रही हूँ जी। क्या? साहब, जीजा जी बहुत नेक इंसान थे, पर समय के फेर ने सब बर्बाद कर दिया। आप ना इस बुढ़ापे में सारा दिन आईने के सामने खड़े होकर बाल बनाते रहिए। राधा की शादी की चिंता है कि नहीं आपको? लड़की वाले हम हैं, इधर लड़के वालों के फोन पे फोन आ रहे हैं तारीख तय करने के लिए। तारीख उरीख तय करना है कि इस लड़की को भी हाथ से जाने दे। देखो, उन्हें शादी की तारीख तय करने की चिंता नहीं है, उन्हें है दान दहेज की चिंता। हाँ, तो दान दहेज तो देना ही होगा। अरे रीति रिवाज है, आपकी करतूतों की वजह से ना आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए। अरे कोई दरवाजे बंद नहीं हुए, बेकार की बात करते हैं। उसके बाद ये कर्जे वाले दिन, ये खराब दिन, इनसे हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आप दोनों बाप बेटी के चेहरे पर ना थोड़ी भी परेशानी नहीं है। इधर बाप है कि ख्याली पुलाव पका रहा है, और उधर बेटी सारा दिन मंदिरों के चक्कर काटती रहती है। अरे तुमको अपनी शादी की चिंता उनता है कि नहीं? माँ, मेरी शादी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप जगन को मना कर दो, मुझे भी शादी नहीं करनी है। हे भगवान! अरे बेटा, ऐसी बात नहीं करते हैं। अब भगवान मालिक है, जो करेंगे अच्छा करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम पहले ना कुछ खा लो, फिर हम राजेंद्र यादव के यहाँ चलते हैं। सुधिया बता रही थी कि उनके यहाँ कढ़ाई का खूब सारा काम आया है, तो हम दोनों माँ बेटी मिलकर कर लेंगे, अच्छा पैसा कमा लेंगे। अरे चाची, आइए बैठिए, मैं घर छोड़ देता हूँ। मैं पैसे लेकर नहीं आई हूँ। अरे पैसे की कौन बात कर रहा है चाची, मैं घर ही जा रहा हूँ। आइए बैठिए आप दोनों, मैं छोड़ देता हूँ। दीदी, इतनी रात को क्यों बुलाया? गायत्री, देख रहे तेरे जीजा जी सांप और नागमणि से बातें कर रहे हैं। जय हो नाग देवता, जय हो। पर ये सब क्यों कर रहे हैं दीदी? उनके ये अतरंगी काम ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो क्या चाह रहे हैं।
राधा बिटिया, अब तू देखना, तेरी शादी इतने धूमधाम से करूंगा ना, पूरा गांव देखता रह जाएगा। और गायत्री, बस 11 दिन की बात है, उसके बाद मैं तेरी और अशोक की किस्मत बदल के रख दूंगा। तू देखना तेरे जीजा जी क्या करते हैं तेरे लिए। तो क्या हमारा 15 लाख का कर्जा भी उतर जाएगा? अरे 15 लाख का कर्जा तो उतर ही जाएगा, हमारी तिजोरी भी भरी रहेगी। रमन, साइड में रुकाना। मुझे 1 घंटे बाद यही मिलना, तब तक मैं पूजा करके आती हूँ। ठीक है। राधा, कहाँ रहती हो आजकल? मैं फोन करती हूँ ना फोन उठाती हो, कल मिलने भी नहीं आई। शादी तक कितना तक पाओगी क्या? इरादा क्या है तुम्हारा? हमारी तुम्हारी कोई शादी नहीं हो रही, इसलिए नहीं अपना टाइम वेस्ट करो और ना ही मेरा। लेकिन क्यों? अब सगाई कर ली तो शादी करने में क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, बस इतना समझ लो ये शादी नहीं हो सकती। कौन है भाई? अरे आ रहे हैं। कहाँ है हमारा पैसा? कर्जा लिया है या दान लिया है? लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा और मुंह छिपा छिपा के भाग रहा है। अरे 10 दिनों के बाद मैं तुम्हारा सारा पैसा वापस कर दूंगा, और चाहिए तो मुझसे सूद पे पैसे लेके जाना। 10 दिन में ऐसी कौन सी करामात होने वाली है? दिखाता हूं, ये देखो, इन 2 डिब्बों में है करामातों की कुंजी। क्या इन डिब्बों में? खुद ही देख लो। जरा हम भी तो देखें। देखो। अचानक से सब कुछ बर्बाद हो गया साहब। मीना दीदी, जीजा जी, राधा, तीनों गायब हो गए। ना राधा का ब्याह हुआ और ना ही उनका कर्जा चुका, और बदनामी हुई सो अलग। और अब 2 साल बाद उनकी लाश। ये लीजिए पानी। वो स्केलेटन मीना लाल का है ये जानने के लिए हमें आपका डीएनए उस स्केलेटन के डीएनए से मैच करना होगा। फिलहाल आप घर जा सकते हैं, लेकिन शायद दोबारा हम आपको बुलाएं। और इस केस के बारे में अगर आपको कुछ भी पता चले तो प्लीज हमें बताइए। ठीक है साहब। एक बहुत ही विचित्र कहानी हमारे सामने आई थी। इस केस में कई सिरे थे और हर सिरे के पीछे कई सवाल। हम हर एक सवाल के पीछे जवाब ढूंढ रहे थे, हम हर एक पहलू को टटोल रहे थे। यहां एक मजबूत दस्तक यह थी कि मोहनलाल को एक सोची समझी साजिश के तहत शिकार बनाया गया था। अब ये कौन था, क्यों कर रहा था और कैसे कर रहा था, इन सवालों का जवाब हमें ढूंढना था। चल आज के लिए इतना ही, अब निकाल मेरे पैसे। लेकिन कल प्लीज यार नई वीडियो लाना। लेकिन कल 30 रुपए लगेगा, बोल देता हूँ। ये काली चाय? दूध नहीं है घर में, चीनी और पत्ती भी पड़ोसियों से मांग कर लाई हूँ। कुछ करो जगत। अरे कम से कम नौकरी ही चेंज कर लो, कितने पढ़े लिखे हो तुम। अरे उषा, ऐसे बीच में ये नौकरी नहीं छोड़ सकता। पता है बॉस ने सैलरी रोक रखी है मेरी। तो कब देगा सैलरी? तुम मुझे अपने भाइयों से भी मदद नहीं लेने देते। अरे उनसे मदद लेके मरना है क्या मुझे? हमारी लव मैरिज हुई है, तुम्हारे सारे भाई मुझसे खार खाए हुए बैठे हैं, कभी भी बदला ले सकते हैं हमसे। तो बताओ अब मैं क्या करूं? गर्व को भी स्कूल नहीं भेज रही हूँ, स्कूल वाले बार बार फीस मांगकर उसे सारे बच्चों के सामने टॉर्चर करते हैं। देखो मैं बात करता हूँ बॉस, अगर सैलरी मिल जाए तो थोड़ी राहत हो जाएगी। मम्मी भूख लग रही है, जल्दी खाना दो। ये रही ग्राम पंचायत ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज, जिससे यह साबित हो गया था कि मोहनलाल ने ऑफिस से 3 लाख रुपए की चोरी की थी। चोरी के अलावा और कोई कंप्लेंट? जी सर, उसने गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू और सत्येंद्र सिंह उर्फ सत्तू से भी 1-1 लाख रुपए उधार लिए थे। ये गजेंद्र सिंह और सत्येंद्र सिंह, ये वही लोग हैं ना जिनकी मौत 2 साल पहले हुई थी मोहनलाल के घर पे सांप के काटने की वजह से? जी सर। लेकिन उन दोनों की लाश हमें जंगल में मिली थी और हमने उन दोनों की लाशों का पंचनामा भी किया था।
बॉडी को पलटो। दोनों बॉडीज पूरी तरह से नीली पड़ गई हैं। शायद इनकी मौत सांप के काटने से हुई है। फिर भी एहतियात के तौर पर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आसपास के गांव में पता करो ये लोग कौन है और यहाँ किस काम से आए थे। और हमें तुरंत पता चल गया था कि ये लाशें गज्जू और सत्तू की हैं। फिर गांव के पंचों ने मोहनलाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। हम इंक्वायरी के लिए मोहनलाल के घर पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था। फिर हमें पता चला कि उसने गज्जू और सत्तू से 1-1 लाख रुपए ब्याज पर उधार लिए थे। और उसी वक्त मोहनलाल अपनी बीवी मीना लाल और बेटी राधा लाल के साथ फरार हो गए। राइट सर। और आज 2 साल बाद हमें स्केलेटन मिले हैं जिसमें अगर ये मान कि एक लाश मोहनलाल की तो दूसरी लाश किसकी है? माया बेटी दोनों में से किसी एक की होनी चाहिए। हो सकता है एक लाश अगर मां की है तो बेटी गायब है, और अगर एक लाश बेटी की है तो मां गायब है। या फिर हो सकता है कि मां बेटी दोनों गायब हो, लाश किसी और की। या फिर ये भी हो सकता है कि मां बेटी को कहीं और पे मारा गया। सवाल कहीं है, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। एक बार डीएनए रिपोर्ट्स आ जाएंगे सब कुछ साफ हो जाएगा। तुम्हें देख के कौन कहेगा कि तुम एक क्वालिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर हो? 3 महीने से एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि हमारी कंपनी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे ही पेमेंट करती है। यस सर। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो प्रोजेक्ट पूरा करो, क्विक। नो रिजल्ट नो पे। डू यू अंडरस्टैंड? ओके सर। नाउ गेट बैक टू योर वर्क राइट नाउ। क्या हुआ? सैलरी मिली क्या? नहीं, इनफैक्ट मैं कल से नौकरी पे भी नहीं जा रहा। अरे मेरा बॉस मुझसे ज्यादा अच्छे से तो अपने ड्राइवर से बात करता है। क्या फायदा है इतना पढ़ने लिखने का, इंजीनियरिंग करने का। जगत प्लीज अभी जॉब छोड़ने की सोचना भी मत। अरे घर की फीस भरनी है और फिर घर कैसे मैनेज होगा? देखो जब तक कहीं अच्छी जगह जॉब नहीं मिल जाती ना, प्लीज थोड़ा टाइम और यहाँ बर्दाश्त कर लो प्लीज। मोहनलाल, मीना लाल और राधा लाल की तस्वीरें तो तुमने सर्कुलेट की है, कुछ निकल के आया? नहीं सर। और वो नागमणि? लोकल सपेरों से इंक्वायरी की सर, लेकिन किसी ने भी मोहनलाल या उसके परिवार में से किसी को नहीं पहचाना। वैसे भी सर आप तो जानते हैं कि नागमणि जैसी कोई चीज होती नहीं है। लेकिन गायत्री के मुताबिक ये सच नहीं है। मोहनलाल की आस्था थी इन सब चीजों में। लेकिन सर हमें अभी तक कोई भी नागमणि बेचने वाला या खरीदने वाला मिला नहीं है। तुमने एक बात नोटिस की? क्या सर? गांव वाले जिसका अपराधी ठहरा रहे हैं वही मुझे किसी अपराध का शिकार लग रहा है, क्योंकि इस तरह से उसकी लाश का ठिकाने लगा और फिर सरपंच के ऑफिस से चोरी की रकम का उसके घर पे नाम मिलना और ये नागमणि का गायब हो जाना। बहुत सारे डॉट्स हैं जो मिसिंग हैं। वो डीएनए रिपोर्ट का क्या हुआ? अभी तक आई नहीं है सर, लेकिन जल्दी मिल जाएगी। अपने खबरी को गांव में भेजो, देखो क्या निकल के आता है। ओके सर। नमस्ते साहब, मैं आप लोगों को एक बात तो बताना ही भूल गई। राधा एक दिन मेरे घर पर आई थी अकेली। मुझे बताना, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊं। मौसी, आप मेरी कसम खाओ कि आप ये बात किसी को नहीं बोलोगे। मैं तेरी कसम खाती हूँ, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। पर बता बात क्या है? मौसी, मैं पेट से हूँ। क्या? ये क्या कह रही है तू? बाप कौन है इसका? जगन? वो मैं अभी नहीं बता सकती आपको। एक बार सब ठीक हो जाए, सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। दीदी, आपका भाई? सर हम इन्वेस्टिगेशन के इस एंगल को ओपन करते हैं और राधा के बारे में पता करते हैं। आपको क्या लगता है राधा अपनी मर्जी से प्रेग्नेंट हुई थी या उसके साथ जबरदस्ती की गई थी? साहब अगर जबरदस्ती नहीं होती तो वो रोती क्यों? मुझे तो यकीन है ये काम उस लिच्चड़ मनोज मिश्रा ने ही किया होगा। जीजा जी ने उससे पैसा उधार लिया था। राधा कहाँ है? कौन राधा? ज्यादा होशियार मत बन, समझा? राधा मोहनलाल की बेटी जो तेरे कुत्ते की फैक्ट्री में काम करती थी, और वही मोहनलाल जिसने तुझसे कर्ज लिया था। अभी कुछ याद आया है? यहीं पे कुछ और तरीके से याद दिलाऊं? अच्छा वो राधा, वो तो पूरा परिवार 2 साल से गायब है। गायब है या तूने गायब कर दिया है? देख मनोज, हमें सब पता चल गया।
राधा तेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। तू शादीशुदा है, कहीं तेरी शादी ना टूटे इसलिए तूने सबसे पहले राधा को मारा। उसके माँ बाप ने आवाज उठाई तो उन्हें मार दिया। क्यों? ऐसा ही है ना? अब सीधी तरह से बता दे, राधा को कहां दफना है तूने? और सर वो मेरे सिर्फ काम करती थी, उससे ज्यादा मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। और अगर उसके पेट में बच्चा था तो वो उसके मंगेतर जगन का होगा, उससे मेरा क्या लेना देना? क्या राधा मां बनने वाली थी? किसके बच्चे की? ए जगन, ज्यादा नाटक नहीं है। सवाल हम पूछेंगे, जवाब तू देगा, समझा? तू राधा से प्यार करता था, राधा के साथ तेरी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से पहले राधा मां बन गई। इस बात से तुझे गुस्सा आया और इस बात का बदला तूने पूरे परिवार से लिया, है ना? सर मैं कुछ नहीं जानता, और राधा ने भी मेरे साथ बात नहीं करी। मंगनी के 1-2 दिन बाद उसे पता नहीं अचानक क्या हो गया था। कटी कटी सी रहती थी मेरे साथ वो, ना मेरा फोन उठाती थी, जब मिलने जाता तो ढंग से बात नहीं करती थी, वो कन्नी काटती थी मेरे से। ये लो 1000 रुपए। रुको, कहां से लाई ये पैसे? अपने कान के बूंदे बेच कर लाई हूं। मैं गर्व का फ्यूचर ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, और उसे पढ़ने के लिए भी नहीं बोल सकती। पता नहीं पूरा दिन कहां घूमता फिरता है। अब आप जाओ और उसकी स्कूल की फीस भर दो। अरे अब जाओ ना। गायत्री अवस्थी के डीएनए से यह कंफर्म हो गया है कि एक लाश मीना लाल की है, और दूसरी लाश पर फॉरेंसिक के फेशियल रिकंस्ट्रक्शन के आधार पर उन्होंने कंफर्म किया है कि वो दूसरी लाश मोहनलाल की है। इसका मतलब राधा लाल ही गायब है। सर, गायत्री अवस्थी की बातों से लग रहा था कि राधा अपनी मौसी के काफी करीब थी। ऐसे में यह सब बहुत अजीब लग रहा है कि राधा 2 साल से अपनी मौसी से मिलने तक नहीं आई। इस गायत्री के कॉल रिकॉर्ड से कर लो, देखो कोई सस्पिशियस संबंध निकल के आता है कि नहीं, और उसे क्रॉस चेक करो। ओके राइट सर। लेकिन सर एक बात गौर करने लायक, ये सारी घटनाएं एक ऑर्डर में ग्राम पंचायत ऑफिस में मोहनलाल की चोरी करने के बाद हुई हैं, इसलिए गांव के पंचों द्वारा बदले के एंगल को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता सर। तुम्हारे रडार में जितने भी सस्पेक्ट हैं उन सब पे नजर रखो। सर, राधा की प्रेगनेंसी को लेकर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि राधा की प्रेगनेंसी की वजह से उसके घर में कलह हो गई, उसने गुस्से में आकर अपने माँ बाप को मार दिया और वहां से भाग गई, या फिर बच्चा पैदा करने के शर्म से भाग गई और उसके माँ बाप को किसी और कारण से मार दिया गया। हो सकता है। इस राधा की सच्चाई की तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा इस केस की दूसरी कड़ी क्या है। राइट सर। स्कूल वाले मान रहे हैं 1000 रुपए में। कल से हमारा घर स्कूल जाएगा ना। जगत, संभालिए अपने लड़के को, खुद तो बिगड़ा हुआ है ही, साथ में हमारे बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। अरे 20-20 रुपए लेके अपने मोबाइल पे हमारे बच्चों को ये गंदी फिल्में दिखाता है। अगली बार अगर ये पकड़ा गया ना तो यहाँ नहीं, सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा। संभाल लेना। तेरे पास फोन कहां से है? मोबाइल खरीदने के पैसे कहां से आए तेरे पास? दिखाओ, फोन दिखाओ। अरे ये तो मेरा मोबाइल है, ये तूने चुराया था। तो क्या करूं? स्कूल से निकाल दिया। पॉकेट मनी के नाम पर सिर्फ 1 रुपया भी नहीं होता मेरे पास। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। बच्चे का ठीक से देखभाल किया करो। बुखार है, वही मैं दवाइयां लिख करके दे रहा हूँ। 2 दिन के बाद फिर से लाके दिखा लेना।
हमारी पूरी कहानी राधा के इर्द गिर्द फंसी हुई थी। हम जैसे जैसे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, राधा की कहानी और भी रहस्यमय होती चली जा रही थी। राधा के चरित्र के अलग अलग नैरेटिव्स हमारे सामने आ रहे थे, जिसकी वजह से हम अपनी थ्योरीज बनाने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे। 2 साल बीत चुके थे, केस में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन एक बात तय थी कि 4 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से सत्येंद्र सिंह और गजेंद्र सिंह की मौत सांप काटने की वजह से हुई थी और मोहनलाल और मीनालाल को मारकर गाड़ दिया गया था। बहरहाल जिन जिन पे हमें शक था, हमने उनकी घेराबंदी कर ली, बस राधा लाल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसे में अचानक से मेरे ट्रांसफर पेपर्स आ गए। मेरा ट्रांसफर दिल्ली के प्रीत विहार पुलिस स्टेशन में हुआ। वहां पहुंचते ही एक बहुत ही अनोखा केस मेरे सामने आया। ये केस केवल अनोखा नहीं, बल्कि दूसरे केसेस से भी जुड़ा हुआ था। ब्लास्ट हुआ है, 2 लोग मारे गए हैं, 2 लोग घायल हैं। बॉडीज को हॉस्पिटल भेज दिया गया है और फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कर दिया, कभी भी आते होंगे। सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा इस ब्लास्ट में कौन सा मटेरियल यूज किया गया और उसके पीछे क्या मकसद है। हो सकता है ये टेररिस्ट एक्टिविटी हो। इस फार्म हाउस के मालिक कौन है? प्रशांत वर्मा सर, लंदन बेस्ड एनआरआई। यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड परमानेंट जॉब करता था, जो यहीं रहता था। फिलहाल वो फरार है। इस फार्म हाउस को सील कर और सिक्योरिटी गार्ड को जल्द से जल्द तलाशो। अपने बॉम्ब स्क्वाड और फोरेंसिक टीम से कहो इस फार्म हाउस की अच्छी तरह से तलाशी ले। ये जिस किसी ने भी किया है वो समाज के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। हेलो सर। दीपक, हरीश। चलिए सर, पहले प्रेजेंटेशन देख लीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। इंटरेस्टिंग। इसकी बाजार में क्या कीमत बताई आपने? सर इसकी कीमत 1 लाख करोड़ है। 1 लाख करोड़? यस सर। You had it right, sir. It's an investment for generations. हम आपके सर से कब मिल सकते हैं? सर अभी वो बार्सिलोना में इंटरनेशनल सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं उन्हें एक SOS मैसेज डाल दूंगा। हाँ सर, तभी वो नेक्स्ट वीक प्लान कर पाएंगे आने का। ठीक है, हम उनसे नेक्स्ट वीक मिलना चाहेंगे। कंपनी तो काफी नामी गिरामी है और 2 साल से चल भी रही है। और ये देखिए इनकी वेबसाइट पर काफी विदेशियों के साथ फोटोज डाले और ये उनके इंटरव्यूज भी। और साथ ही में ये खबर है कि इनके कई ब्रांचेस है यूरोप में भी। मुझे तो सब कुछ ऑथेंटिक लग रहा है। क्या कहता है फिर? डील लॉक कर क्या? सर, फार्म हाउस ब्लास्ट में मरने वाले लोगों की शिनाख्त हो गई। एक का नाम है सुशील कपूर और एक अर्जुन चैटर्जी। दोनों के घर वालों को नहीं पता था कि वो यहाँ आए थे। उनके घर वालों को इस ब्लास्ट के बारे में भी कुछ नहीं पता। घर वालों की CDR रिपोर्ट निकालो, हम कोई चांस नहीं ले सकते। राइट सर। घायलों की स्थिति क्या है? सर वो अब भी बात करने की स्थिति में नहीं है। उनमें से किसी एक को भी अगर होश आ जाता है तो हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हॉस्पिटल के PRO से टच में रहो। और ये ब्लास्ट की इमीडिएट फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या निकली? सर ब्लास्ट में मीथेन गैस का इस्तेमाल हुआ था और ब्लास्ट में यूज हुए दूसरे केमिकल्स की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। और वो सिक्योरिटी गार्ड जो भागा था उसके बारे में कुछ पता चला? सर उसके पीछे एक टीम लगा रखी है। उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ जा रहा है और वो अपने गांव भी नहीं पहुंचा है। चारों तरफ कड़ी निगरानी रखो और इस ब्लास्ट की तह तक पहुंचना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना ये मीडिया वाले बहुत बड़ा बवाल खड़ा करेंगे।
बेटा, तेरे इन आंसुओं का जिम्मेदार मैं हूं। मैं मानता हूं कि न तो मैं अच्छा बाप बन पाया और न अच्छा पति। कैसी बातें कर रहे हैं आज आप? सच ही तो कह रहा हूं। पर राधा बेटा, अब नहीं। मैं तुम दोनों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। वादा करता हूं। तुम लोगों ने मेरी वजह से बहुत भुगता है, बहुत झेला है, पर अब नहीं। तू मेरे लिए बस इतना कर, एक बार हंस दे अपने पापा के लिए, जैसे बचपन में हंसती थी। हंस दे। जैसा आप लोगों ने कहा, हमने पूरे 80 लाख रुपए फंड ट्रांसफर कर दिए हैं। दैट्स ग्रेट सर। हम लोगों ने भी सर को इन्फॉर्म कर दिया है। वो बार्सिलोना से अबू धाबी आ चुके हैं, बस 2 दिन में इंडिया आ जाएंगे। तब तक हम कॉन्ट्रेक्चुअल एंड लीगल फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं, ताकि जब सर आए तो पेपर वर्क स्मूथ हो जाए। दैट्स ग्रेट। सर, फार्म हाउस में जो ब्लास्ट हुआ था, उसी पैटर्न का एक ब्लास्ट 3 महीने पहले कोलकाता में भी हुआ था। ये पुलिस हेडक्वार्टर से फाइल की कॉपी आई है। ये तो काफी शॉकिंग है। क्या हुआ सर? रेडियो एक्टिव ब्लास्ट में जो कंपनी इन्वॉल्व है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये जो नाम और ये तस्वीर, ये तो वही शख्स है जिसका केस मैं कटवा में सॉल्व नहीं कर पाया था। सर मोहनलाल, ताज्जुब की बात यह है कि ये 2 साल पहले मर चुका है और ये वेबसाइट 2 साल के बाद बनाई गई है। और जिस मोहनलाल को मैं जानता हूं, वो एक सीधा साधा गांव का आदमी है। वो गांव से कभी शहर गया ही नहीं, तो उसे रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर साइंस के बारे में क्या पता होगा? सर जाहिर सी बात है, मोहनलाल के नाम का इस्तेमाल करके कोई नाजायज फायदा उठा रहा है। ये जो कोई भी शख्स है, इसके बारे में जल्द से जल्द हमें पता करना होगा। एक काम करो, कठवा गांव जाकर अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट करो। पता करो कि कौन है जो बार बार गांव से दिल्ली जाता है। राइट सर। और अब ये एक सीक्रेट मिशन की तरह होना चाहिए। कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। हो सके तो विजिलेंस डिपार्टमेंट की मदद। इन कल्प्रिट्स को जल्द से जल्द दबोचना होगा। ओके? राइट सर। हमने और हमारी टीम ने एक रणनीति तैयार कर ली थी और हमने बहुत ही सावधानी से सारे कल्प्रिट्स को एक साथ बिना किसी हलचल के दबोचना चाहते थे, ताकि कोई भी भाग निकलने में कामयाब ना हो सके। सर, साइबर सेल ने इस कंपनी की वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी चेक की। उनके हिसाब से इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस मोहनलाल के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। और खबरों ने पता लगाया कि आजकल इन दोनों का दिल्ली आना जाना काफी बढ़ गया सर। और एक बात सर, इनमें से एक गांव काफी आता जाता है, जबकि दूसरा काफी टाइम से अपने गांव नहीं लौटा है। साहब, यही है वो फार्म हाउस का चौकीदार। साहब मुझे माफ कर दो, मैं पैसे की लालच में आ गया था साहब। एक साहब ने आपसे 2 दिन के लिए बंगला किराया पे लिया था, सोचा कि मैं थोड़ा बहुत पैसे कमा लूं साहब। इनमें से कोई है? सर ये था। सर, हेडक्वार्टर से इन लोगों के कारनामों की एक और लिस्ट आई है। इन्होंने गोरखपुर में दीवार और कपड़े के आर पार देखने वाले चश्मे को बेचकर 5 करोड़ की ठगी की। चश्मा बेचने के लिए इन्होंने जुड़वा लड़कियों का इस्तेमाल किया। जुड़वा लड़कियों? हाँ सर। और लोगों को लगा कि एक ही लड़की दीवार के आर पार से नजर आ रही है। इसके बाद इन्होंने दार्जिलिंग में रुद्राक्ष और माला बेचकर 3 करोड़ की ठगी की। और कोलकाता और दिल्ली के रेडियो एक्टिव ब्लास्ट के बारे में तो हम जानते ही हैं। हमारे यहाँ 4 लोग मारे गए, वहाँ 2 लोग मरते मरते बचे। समझ में नहीं आ रहा कि ये माजरा है क्या। एक जगह पे 2 लोगों की जान को खतरा होता है, दूसरी जगह पे ब्लास्ट होता है। एक बार ये लोग पकड़े जाएं, फिर पूरा मामला साफ हो जाएगा। तो सर, अभी हम क्या करें? हेडक्वार्टर्स के ऑर्डर्स का इंतजार करते हैं, पर ऐसी रेड मारेंगे कि उन्हें भागने का मौका ही नहीं मिलेगा।
सर, ये रही हेडक्वार्टर से ऑर्डर शीट। हम अपने एंड पे पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। अरेंजमेंट फुल प्रूफ है? पूरा अरेंजमेंट हो गया सर। हमारे सोर्सेज के हिसाब से सारे कल्प्रिट्स एक ही जगह पे मौजूद हैं। Go ahead. हाय, दीपक, जगत, हरीश, प्लीज कम। हिलना नहीं, बस हिलना नहीं, डालो सबको अंदर, चल चल चल, चलिए चलिए, चलो चलो चलो। तुम दोनों जीजा साले न जाने कितने सपनों और जिंदगियों के साथ खेले हो। बेटे को दिल्ली के एनडीएमसी स्कूल में पढ़ाने की औकात नहीं है और आज वो बर्मिंघम के रॉयल स्कूल में पढ़ रहा है। वाह, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला, एयरप्लेन चलाने की ट्रेनिंग लेने वाला है। तुम दोनों ने जो 2 सालों में किया है ना, वो एक हार्वर्ड ग्रेजुएट 10 सालों में ना कर पाए। जगत शर्मा एक क्वालिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर और इतने सारे काले कारनामे, इस सबके पीछे कहानी क्या है? सर, आजकल एक इंजीनियर और सिक्योरिटी गार्ड में कुछ फर्क नहीं रह गया। मेरी लाइफ एक ऐसे मुकाम पर आ गई थी कि मेरे पास मेरी बीवी के दिए हुए 1000 रुपए के अलावा जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। और फिर मैं जिंदगी से परेशान होकर के एक ज्योतिष के पास गया। उसने मुझे 1000 रुपए में एक माला बेची जिसकी कीमत 20 रुपए से भी ज्यादा नहीं थी। फिर इस घटना से मुझे एक नई दिशा मिली, लेकिन जिस दिन मेरे बेटे ने बिल्डिंग की छत से छलांग लगाई, उस दिन मैंने ठान लिया था। मैंने कहा भाड़ में गया ये इंजीनियरिंग, अब मैं भी ठगी करूंगा। अब फिर मैं अपने जीजा से मिल करके ठग बन गया। ये रेडियो एक्टिव डॉल की कहानी क्या है? सर, एक दिन मैंने अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा था कि रेडियो एक्टिव पदार्थ का यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है। मैं अपने आसपास एक डॉल ढूंढने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने अपने जीजा की दुकान पर एक डॉल देखी। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। ये नाग और नागमणि का आइडिया तेरा था ना रमन चौधरी? सर, मैं मोहनलाल से गांव में जुए की हर बाजी जीता था। एक दिन उसने मुझसे पूछा, ये रहे मेरे 3 बादशाह। और फिर से? भाई एक बात बताओ, आप हर बाजी कैसे जीत जाते हो? ये सब मेरी माला का कमाल है। मेरे पास पैसे नहीं है, वरना मैं एक नागमणि के बारे में जानता हूँ। वो अगर मुझे मिल जाए ना, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। वो नागमणि है कितने की? सिर्फ 5 लाख।
मैंने उसकी आंखों में मणि पाने की चाहत को पढ़ लिया। देख, ग्राम पंचायत के फंड्स ऑफिस में रहते हैं, चुरा ले। मेरे ही कहने पे मोहनलाल ने चोरी की। भाई ये 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मैंने वो ऑफिस से चुरा लिए थे। 1 लाख रुपया मैंने सत्तू और गज्जू से ब्याज पे ले लिया। काम तो हो जाएगा ना भाई? ये लो, इससे तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। मुझे पता था कि कोई चमत्कार नहीं होने वाला। मुझे तो लगा था कि एक दिन सांप खुद उन्हें डस लेगा और उसी के साथ सारे किस्से कहानियां खत्म हो जाएंगी, मगर गज्जू और सत्तू की मौत ने सब गड़बड़ कर दिया। सांप सत्तू और गज्जू को काटने के बाद गायब हो गया। फिर दोनों पति पत्नी मुझसे मिलने आए। साले धोखे बाद निकाल मेरे पैसे। कैसे पैसे? चल निकल यहाँ से, नहीं तो पुलिस में दे दूंगा। तुम्हारे कारण सत्तू और गज्जू की मौत हुई और तुम्ही ने गांव में चोरी भी की। पंचों ने तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी करवा दी है। किसी को पता न चले इसलिए मैंने लाशों को किसी सुनसान जगह पे गाड़ दिया। जमीन की खुदाई हुई। राधा को कैसे फंसाया? मैंने राधा को एक झूठी कहानी सुनाई। गांव वालों ने तुम्हारे माँ बाप को मार दिया है। क्या? और वो तुम्हें भी कभी भी मार सकते हैं। देखो राधा, इससे पहले कि वो तुम तक पहुंचे, तुम भाग चलो मेरे साथ। चलो ना, चलो। मैं उसका ख्याल रखता था और उसके बदले में उसका इस्तेमाल करता था। राधा कहाँ है? एम्बुलेंस को जल्दी बुला, जा क्विक। रमन के बताए गए पते से हमने राधा और उसके बच्चे को बचा लिया। राधा ने इस बात की पुष्टि की कि उसके बच्चे का बाप मनोज ही है। मोहनलाल के केस में एक बड़ी दस्तक छुपी हुई थी। उसने अपने अंधविश्वास में आकर अपनी बर्बादी की कहानी लिख डाली। जगत जैसे पढ़े लिखे लोग भी इस धोखाधड़ी के बाजार में सरगर्म है। वो अपने क्लाइंट्स को संतुष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। माला पहन लेने से, रंग बिरंगे धागे बांध लेने से कोई चमत्कार नहीं होते। इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव, क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उस केस के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पावर और पैसे के चक्कर में सारी हदें पार की गई। ये उन दिनों की बात है जब मैं सोनापुर जिले के मंगलवेढ़ा पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। भाऊ, हमेशा गलत टाइम पे आते हो। भाऊ ऐकून तर घ्या, वाईट बातमी है भाऊ। सरकार ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया है। अभी वहीनी साहब यहाँ से चौथी बार एमएलए नहीं बन पाएगी। वैशाली, हे वैशाली, वैशो, अरे वैशाली बाहर आ जा, जल्दी बाहर आ जा। वो क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे? अरे वैशाली, ये बर्तन छोड़ दे। हुआ क्या? अरे हुआ क्या, मैं बता रहा हूँ, तू एमएलए बनने वाली है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी अब रिजर्व कैटेगरी की हो गई है। सच्ची? सच्ची, तेरा एमएलए बनने का रास्ता साफ हो गया। और वो जो मंगला पाटिल है ना, वो चौथी बार एमएलए नहीं बन पाएगी। और कशाला काळजी करताय? आ जाएगी वो, बैठिए। मेरे को पता है किधर गई हो। सब तेरे लाड़ पे आकर नच चाहिए। लो, आ गई। आ गई? मुंह काला करके किधर गई थी? किधर गई तू? बोल। काय करता है तुम्ही? आहो, जवान बेटी पे कोई ऐसा हाथ उठाता है क्या? मैं बात करती हूँ। साया, बेटा कहाँ गई थी? किसके साथ थी?
पूछ क्या रही है? पता नहीं नौकरी ढूंढने के बहाने ये कहां घूमती है? जब आपको सब मालूम है तो क्यों नाटक करते हो? और मैं ना कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। अरे झूठ बोल के वो लुखे को मिलने को जाती है तू, इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है? और एक बात ध्यान में रख, अगर इसके बाद उसको मिलने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? अरे कुकर ना रोना बंद कर अभी। मैंने बोला ना तेरे को एक बार भी एमएलए अपना ही होगा। चला भरोसा कर मेरे पे, मैं जुगाड़ कर रहा हूँ कुछ ना कुछ। देखिए सर, बोलो वकील साहब आ गए। अब इसमें वकील क्या करेगा? मेरे को गारंटी दी, 3 बार एमएलए होने के बावजूद तेरे को अकल तो है ही नहीं हुई। रोना बंद कर, चुप रहे। ये वकील तेरा और मेरा डिवोर्स कराएगा। डिवोर्स? अरे पर मैंने ऐसा क्या किया है? बोला ना क्यों है? तू क्या देख रहा है? फर्स्ट स्टॉप कर। सुन डिस्ट्रिक्ट, हम पे जो भी इल्जाम लगाने का लगा दे। मैंने मंगला का मैरिटल रेप किया, मंगला और मेरे बीच में मारपीट होती है, जो भी इल्जाम लगाना लगा दे, लेकिन डिवोर्स फटाफट होना चाहिए। देखिए पाटिल साहब, ऐसा नहीं होता है, लीगल प्रोसीजर है, उसको टाइम लगता है। दीक्षित, मैं तेरे को पैसे मेरे को ज्ञान बांटने की नहीं देता, तेरा काम करने का देता हूं, समझा ना? चल काम पे लग जा पड़ा। सुन रमाकांत, ये फर्क तोड़ेगा भी, हो गया ना? चल निकल अंदर। रमाकांत, पेपर में ऐड दे दे, शादी के लिए दुल्हन चाहिए, अपनी सारी शर्तें क्लियर कट लिख देना, और इंपॉर्टेंट दुल्हन रिजर्व कैटेगरी की होनी चाहिए। बराबर। समझिए तुम, ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी। ये डिवोर्स वाली बात अपने बेटी को जाके मत बताना। आई, बाबा आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मतलब इतने सालों बाद उन्हें याद आया कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते और उन्होंने आपसे डिवोर्स मांगा और आपने हाँ कर दी। आई, मना क्यों नहीं किया आपने? सुनिए, बड़ा रागू नुकुस, सब मेरे नसीब की बात है। अब गुस्सा करने से, लड़ने से कुछ नहीं होगा। नहीं आई, मैं चुप नहीं बैठने वाला, क्योंकि मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकता। और आप देखो मैं क्या करता हूं। सुनील, सुनील, एक सुनील। 25 साल की। अरे गायकवाड़, क्या हुआ? किस बात पे हंस रहे हो सब लोग? अरे सर आप सुनोगे आपकी भी हंसी निकल जाएगी। क्या हुआ? इससे फनी मैरिज प्रपोजल आपने नहीं सुना होगा, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। शादी के लिए लड़की चाहिए, उम्र 25 साल से ज्यादा ना हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, 12th पास और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो। ये क्या है? शादी का प्रपोजल है या पार्टी मेंबरशिप का? हाँ? किसने दिया ऐड? सतीश पाटिल। सतीश पाटिल? सतीश पाटिल तो मैरिड है ना, वही ना, वो आमदार मंगला पाटिल का पति वही है सतीश पाटिल। हाँ सर, मैरिड है, नहीं था, उसका डिवोर्स हो चुका है। अच्छा, कब हुआ? अभी हाल ही में हुआ है। हाल ही में डिवोर्स हुआ और शादी का ऐड भी दे दिया? शादी का ऐड देना था इसलिए डिवोर्स लिया। पैसा कमाना चाहती है, बहुत सारा पैसा, वो भी एडवांस में। काका, पर क्या करना होगा मुझे? हेलो, इधर खड़ी हो तो।
कैसा लग रहा है? क्या है सर? रमाकांत ने सब समझा दिया ना? हाँ बता दिया था, लेकिन ये नहीं बताया कि पैसे कितने मिलेंगे। 5 लाख एडवांस में। ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। पहली शर्त ये कि मुझे 5 नहीं 10 लाख चाहिए, और दूसरी ये कि आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरे साथ कभी नहीं सोएंगे। मुर्गी होशियार है रमाकांत। चल तेरी दोनों शर्तें मंजूर। तेरे को 10 लाख रुपए देता हूं, डन। और प्रॉमिस करता हूं तेरे साथ कभी नहीं सोऊंगा। नहीं नहीं नहीं, बोलने से कुछ नहीं होगा। ये चीज आपको लिख के देनी पड़ेगी। क्या लिख के? ये सतीश पाटिल की जबान है ना, तो पत्थर की लकीर है। एक बार जबान दे दी मतलब दे दी, मुकर नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं तैयार हूं। इतना क्या सोच रही है? सिर्फ 5 साल की बात है। मैं तुमसे आऊंगा मिलने के लिए। अब भी नहीं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? उल्टा हमारा नुकसान हो जाएगा। कैसे नुकसान होगा बता? अगर याद आई तो तुम ना आ जाना। सच्ची बोलो, तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगे ना? तुम्हारी कसम। 5 साल की बात है। 5 साल के बाद वो अपने घर, हम अपने घर। ठीक है? अरे ये मिठाई खिला दो सबको। सुनो रमाकांत, कल के सारे अखबार में ये शादी की फोटो और खबर छपनी चाहिए। और ये छपना बहुत जरूरी है कि सतीश पाटिल ने एक रिजर्व कैटेगरी की लड़की के साथ शादी की है। आओ। ये है हमारा घर, और आज से ये तुम्हारा भी घर है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बोल देना। आओ। ये है हमारा कमरा, लेकिन आज से सिर्फ तुम इस कमरे में रहोगे, मैं उस कमरे में। जाओ। लफड़ा हो गया भाऊ। वो दीपक पवार है ना, वो अपनी बाइकों को एमएलए के इलेक्शन में खड़ा कर रहा है। वो रिजर्व कैटेगरी से है भाऊ। वो खड़ी हो गई ना, नहीं प्रॉब्लम होना भाऊ। नहीं खड़ी होगी वो। पर भाऊ नहीं खड़ी होगी वो, मतलब नहीं खड़ी हो पाएगी। बंदोबस्त जितनी का इतने भी हवाई सब वो उठवा लिया मेरी बीवी को। सतीश ने मेरी बीवी को उठवा लिया साहब, वैशाली को उठवा लिया साहब। एक मिनट जरा शांत हो जाओ। बैठे जरा पानी दे। नको साहब बचाओ मुझे, मेरी मदद करो साहब। वैशाली को बचाइए, वो सतीश पाटिल के लोगों ने उसे उठवाया है, बचाओ उसे साहब। कौन सतीश? सतीश पाटिल, वो मंगला पाटिल है ना एमएलए, उसका पति सतीश पाटिल। क्योंकि
कि वो नहीं चाहता था कि वैशाला एमएलए के इलेक्शन में खड़ी हो जाए, इसीलिए सब उसने उठवा लिया उसे। आपके पास कोई सबूत है इस बात का? ये देखिए, कुछ समय पहले ये वीडियो आया था, देखिए साहब। अरे साहब चलिए ना, उसे वो सतीश पाटिल को अंदर करो ना, पकड़ो ना। मिनट, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, हम डिसाइड करेंगे। रिकॉर्ड उनकी बीवी के सारे डिटेल्स निकालो और पता करो ये जो वीडियो आया है ये किस नंबर से आया है। साहब मदद करो, पहले सतीश पाटिल को पहले अंदर करो साहब। देखा, मेरे साथ जो भी पंगा लेता है ना, इसको यही हाल होता है। वो तो सपने देख रहा था, वैशाली दीपक पवार एमएलए बनेगी। देखा, ये है मेरा पावर। सतीश पाटिल की बीवी छाया पाटिल एमएलए बनेगी, कोई नहीं रोक सकता उसको। तूने मेरे वैशाली को उठवा कर अच्छा नहीं किया। ये सब तूने इलेक्शन जीतने के लिए किया ना। मैं भी देखता हूँ तू कैसे इलेक्शन जीतता है। देख देख मैं भी क्या करता हूँ। तूने ये छोड़ा दीपक पवार, परत भाऊवर हात टाकला ना, दंगा मोडून हातात जाए। दीपक पवार, वो साला टोपी पहन नहीं सकता तू, और मेरे सामने इलेक्शन में खड़ा होगा। ये ले कुत्ता चला। सर मैं पानी लेके आया था सामने वाले कमरे में, तो ये दरवाजा खुला हुआ था, देखा तो ये डेड बॉडी पड़ी हुई थी। सर पैसा पड़ लगा हो सर, एक सेकंड सर। ये बुरका मिला है और ये पर्स में पैसे तो हैं, लेकिन मोबाइल आईडी कार्ड या कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे इसे आइडेंटिफाई किया जा सके। सर पूरा रूम चेक किया लेकिन मर्डर वेपन नहीं मिला। इसने इतने सारे गहने पहन रखे हैं, वो सब वैसे का वैसा है, पर्स में पैसे भी हैं। इसका मतलब मर्डर का मोटिव चोरी नहीं है, मोबाइल और आईडी कार्ड नहीं है। इसका मतलब मर्डरर ये नहीं चाहता था कि इसका आइडेंटिफिकेशन में जल्द से जल्द हो। शायद होटल के सीसीटीवी फुटेज में हमें कुछ मिल जाए। सर कंफर्म तो नहीं बोल सकते, पर ये सतीश पाटिल के बाइक को जैसी लग रही है। सतीश पाटिल की बाइक? हाँ सर। वो बुरका क्यों पहनेगी और यहाँ इस तरह होटल में क्यों आएगी? हो सकता है ये किसी से छुपकर मिल जाए। सर एक्सक्यूज मी, देखो जरा। सर ये देखिए, ये रूम ना आकाश चौहान इस नाम से बुक किया गया था, और ये रही उसकी आधार कार्ड की कॉपी। रिकॉर्ड सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। और ये आकाश चौहान, इसी ने ये रूम बुक किया था। इसको ढूंढ निकालो, जहां भी है उठा लो सर। राजू, को बोला उसके हिंदी की टीचर आने वाले, अभी एक दिन ना भाषण देना पड़ेगा। बोलो उसको। साहब मालकिन तो बाहर गई है। कब गई, कहाँ गई? कहाँ गई पता नहीं, लेकिन दोपहर से गई है। उन तो अंदर बज रहा है। फोन तो यहाँ है, तुम गई कहाँ? ये आकाश का रहता है। ये
ही रहता है। सर यहाँ पर तो ताला लगा है। कहाँ गया कुछ पता है? मालूम नहीं साहब, 2 दिन से तो दिखा भी नहीं। सर वैशाली का वीडियो जिस मोबाइल से भेजा गया था वो फोन चोरी का था और उसके ओनर ने कंप्लेंट भी लिखवाई है चोरी की। और सर ये देखिए पाटिल की शादी की फोटो। इस फोटो के मुताबिक जो बॉडी हमें होटल में मिली थी वो सतीश पाटिल की बीवी छाया की है। एक काम करो, ये पाटिल को बुलाओ बॉडी का आइडेंटिफिकेशन के लिए। और गायकवाड़ भूख लगी है यार, जरा वड़ा पाव बोलो करड़े को मिर्ची के साथ। सर करड़े वड़ा पाव क्यों नहीं आया? वड़ा पाव बाद में मंगाओ, पहले मेरे बाइकों को तपास करो। वो दुपहर से गायब है, वो मोबाइल फोन भी नहीं लगेगी। सतीश पाटिल देखो, ये तुम्हारी बीवी? हाँ ये मेरी बीवी छाया। चलो आपकी बीवी छाया का आज दोपहर को मर्डर हो गया। हमें एक होटल में उसकी डेड बॉडी मिली। क्या आप ये बता सकते हैं कि आपकी बीवी होटल में क्या कर रही थी और उसने बुर्खा क्यों पहन रखा था? ये वो दीपक पवार का किया कराया है, उसी ने किया सब कुछ। उसने धमकी दिया था कि वो नुकसान करेगा छाया को। ये आपके पूरी लड़ाई के सामने बोल रहा, बोला कि नहीं? एक मिनट। दीपक पवार को रहने दो, मुझे बताओ ये आकाश चौहान कौन है? पाटिल पुलिस स्टेशन में रहता तुम्हें? नहीं मेरे कान में तो बोलो ना भी, वो था बोल। साहब वो छाया मैडम का शादी से पहले का बॉयफ्रेंड था साहब। आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता? भाई शपथ नहीं मालूम था साहब, नहीं तो मैं शादी भी नहीं करता था। गायकवाड़ इनसे छाया का फोन ले लो और छाया के सारे कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन, सारी डिटेल्स निकालो। आप जाइए प्लीज। चलो। तो आप ये जानते थे कि आकाश आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड है? जी जानते थे साहब, लेकिन वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं था। 1 नंबर का छपरी था वो लड़का। हमने छाया को बताया भी, समझाया, लेकिन नहीं मानी सर वो। मेरे को मालूम था कुछ ना कुछ गलत होएगा, पर जब वो बोली कि पाटिल साहब से लगन करेगी तो मेरे को लगा उसने उसको छोड़ दी। जब लगन हुआ ना तो हमारी चिंता भी थोड़ी कम हो गई सर। चिंता कम हो गई या पैसे का लालच बढ़ गया? आप कुछ भी कहे साहब, लेकिन एक बात सच है, हमारे जैसे गरीब आदमी की लड़की जब बड़े घर में जाती है ना तो खुशी तो होगी ही ना साहब। वो लड़का उम्र में कितना भी बड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है साहब? छाया की शादी उसकी मर्जी से हुई थी या आप लोगों ने और पाटिल ने मिलकर उस पर जबरदस्ती की? नहीं साहब, उसकी मर्जी थी। हमको लगा था बड़े घर में जा रही, राज करेगी। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा बुला दूं। सर होटल का सीसीटीवी फुटेज आ गए। सर ये देखिए 12:05 पे छाया होटल में आती है और उसके कुछ ही समय बाद आकाश भी एंटर करता है। तो फिर 12:30 बजे आकाश होटल से बाहर चला जाता है। सर इसके 1 घंटे बाद वेटर को 1:30 बजे छाया की बॉडी उसके रूम में मिलती है। इसका मतलब छाया का मर्डर 12:05 से लेकर 1:30 बजे के बीच में हुआ है। गायकवाड़ ऐसे केसेस में नॉर्मली हमारा प्राइम सस्पेक्ट कौन होता है? सर जनरली तो विक्टिम का पति, लेकिन इस केस में विक्टिम का पति नहीं, उसका बॉयफ्रेंड आकाश सस्पेक्ट है। स्पेशली क्योंकि मर्डर के बाद से गायब है तो उसका फोन भी स्विच ऑफ है। एक और सस्पेक्ट है, पति और बॉयफ्रेंड के अलावा एक और सस्पेक्ट है और वो है पति की पहली पत्नी, यानी कि सतीश पाटिल की पहली पत्नी एमएलए मंगला पाटिल। मंगला को डिवोर्स देने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर सतीश ने छाया के साथ शादी कर ली और इस शादी को 1 महीना हुआ है और अब छाया का मर्डर हो गया। हम इन तीनों सस्पेक्ट्स पर बराबर नजर बनाए रखनी होगी। एक काम करो भाई, आकाश के फोन को ट्रैक पर डालो और सतीश पर भी नजर रखो, हो सकता है वो खुद ही कुछ क्लू दे। एक और काम करना, ये दीपक पवार, इसके पीछे भी अपना एक आदमी रखो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन के चक्कर में ये दोनों एक दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और तब तक गायकवाड़ हम जरा एमएलए साहिबा से मिलकर आते हैं। साहब, ओ साहब, बघा दूसरा वीडियो, वो वैशाली से दूसरा वीडियो बघा साहब। एक काम कीजिए, अंदर एसआई आए होंगे,
उनको आप ये नंबर नोट करवाइए जिस नंबर से आपको ये वीडियो आया है। हम उस नंबर को ट्रेस करेंगे और जैसे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है हम आपको बता देंगे। साहब, 1 हफ्ता हो गया मेरी बीवी गायब है और आप लोग चीटी की चाल चल रहे हो। आप लोग सतीश पाटिल से डरते हो, मुझे यकीन है। आप लोगों को पैसे दिए, आपकी हथेली गरम किए। ये तेरा फालतू का पॉलिटिक्स और फालतू का भाषण तेरे जेब में रख, समझा ना? अगर तूने दोबारा मेरे पुलिस स्टेशन में आकर आवाज चढ़ाई तो मेरी इस गरम हथेली से तेरा पूरा थोबड़ा लाल कर दूंगा। लेकिन साहब वो चुप, हम अपना काम कर रहे हैं। कर ले, नाथ घेऊन जा, जाइए जाइए। गायकवाड़, मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो भी किसी चोरी के मोबाइल से ही आया होगा। वैशाली का केस बड़ा अजीब है, मतलब किडनैपर ने उसे किडनैप तो किया है लेकिन कोई भी डिमांड नहीं कर रहा, बस वीडियो पे वीडियो भेजे जा रहे हैं। सर, अपने सारे खबरों को काम पर लगा। सर, आपको ऐसे क्या बात करनी है? जो बात करनी है मुझसे कीजिए। सुनील, काय झालं? कुछ नहीं आई, उस कमीनी छाया का मर्डर हो गया। क्या? ये लोग उसी बात को लेके तुम्हें परेशान करने आए हैं, लेकिन एक बात भूल रहे ये लोग कि आप अब भी एमएलए हो। ऐसे बिना प्रूफ के ये मुंह उठा के घर में कैसे आ सकते हैं? शांत हो जा सुनील, इतना गुस्सा नहीं करते। नमस्कार मैडम। सबसे पहले तो आप सच में बहुत खुशकिस्मत हैं, इतना होनहार और लॉयल बेटा आपको मिला, वरना आजकल के बच्चे माँ बाप को पूछते कहाँ हैं। तो बेटा तुम्ही से शुरू करते हैं। कल दोपहर को 12 से 2 के बीच तुम कहाँ थे? नासिक में था, दोस्त की शादी में। अच्छा, इसका कोई प्रूफ है? देखिए, बहुत अच्छी फोटो है देखो देखो। बिकॉज आई लव फोटोग्राफी, मेरा पैशन ही है। वाह, वेरी नाइस। जिस दोस्त की शादी में गए थे, बाद में गायकवाड़ तुम्हारे उस दोस्त का नाम नंबर नोट करवा देगा, मतलब फॉर्मेलिटी। हाँ मैडम, आप कहाँ थे? कहाँ हो सकती हूँ? पार्टी ऑफिस में, सुबह 11 बजे से शाम को 7 बजे तक। अब डाइवोर्स के बाद जनता की सेवा करने के अलावा काम ही क्या है मेरे पास? वो तो है मैडम, लेकिन मैं सच कहूँ, आपका ये डिवोर्स ही रीजन है आपके इस मर्डर केस में सस्पेक्ट होने का। छोड़ी हुई डाइवोर्सी औरत का ठप्पा कम था, क्या आपने मर्डरर भी बना दिया? नहीं मैडम, इल्जाम क्या है? हम लोग तो बस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो जाओ ना, करो अपना इन्वेस्टिगेशन, लेकिन मेरे आई को परेशान करना बंद कर दो। सुनील और मंगला के स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करो। सर, ये छाया की पीएम रिपोर्ट और एक कॉल डिटेल्स। सभी कॉल रिकॉर्ड्स देखिए। छाया शादी के बाद भी आकाश के साथ रेगुलर टच में, और उसकी पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उसका मर्डर हुआ है दोपहर को 12:30 से 1:30 के बीच, और मौत की वजह है चाकू से किया गया वार। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये मर्डर आकाश ने किया हो या आकाश के जाने के बाद किसी और। अगर किसी और ने ये मर्डर किया है तो वो कौन हो सकता है जो छाया की जान ले ले? एक काम करो गायकवाड़, ये सतीश के सारे चमचे और उसके अलावा दीपक और मंगला पाटिल, इन सब पर नजर रखो, अपने सारी खबरियों को काम पर लगा दो। सर, आकाश चौहान का मोबाइल कुछ समय के लिए ऑन हुआ था और उस वक्त उसने कॉल करके मोबाइल स्विच ऑफ किया। उसी समय हमने उसका लोकेशन ट्रेस किया है। इसके पहले कि वो अपना लोकेशन बदले, उठा लो उसको। यस सर। अरे सर, क्यों मार रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया सर। गायकवाड़, क्यों मार रहे हो उसको? मैंने कुछ नहीं किया सर। आकाश ना, मेरे को एक बात बता, 5 तारीख को वो जब तेरे से मिलने आई थी वो होटल में, तो वो अपना मोबाइल घर पे ही छोड़ के आई थी, क्यों? सिर्फ 5 तारीख को ही नहीं सर, वो जब भी मुझसे मिलने आती थी अपना फोन घर पे ही छोड़ के आती थी ताकि कोई उसको ट्रेस ना कर सके। अच्छा, तो 5 तारीख को 12:30 बजे तो होटल से निकला जी। उसके बाद कहाँ गया? मैं एमजी रोड गया था वड़ा पाव लाने।
छाया को वड़ा पाव बहुत पसंद था, जेब में पैसे भी नहीं थे ना, तो एटीएम भी जाना पड़ा, उसी वजह से देरी हो गई। MG रोड में अच्छा मिलता है वड़ा पाव? हाँ। बघा काय बोलतो MG रोडवरचा वड़ा पाव। हाँ घेऊन घेऊन। तो उसके बाद तो होटल वापस क्यों नहीं गए? नहीं साहब, मैं आया था ना, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा होटल के अंदर काफी भीड़ जमा हुई है। जब मैंने पूछा तो पता चला कि 405 में किसी औरत का मर्डर हुआ है। मैं तुरंत समझ गया साहब कि छाया का ही मर्डर हुआ है। मैं काफी डर गया था, मुझे लगा मैं अंदर चला जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, इसके लिए मैं डर के मारे वहां से भाग गया साहब। तेरी ये पूरी कहानी झूठ है। नहीं सर, सच ये है कि तूने छाया का मर्डर किया और फिर तू वहां से निकल गया। तू उससे बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने उससे दुगने उम्र के आदमी के साथ शादी की, तुझे धोखा दिया और इसीलिए तूने उसको मार दिया, है ना? अरे 5 साल के बाद वो मेरे पास ही आने वाली थी, हम लोग शादी भी करने वाले थे, मैं उसको क्यों मारूंगा? 5 साल के बाद वो तेरे पास वापस आने वाली थी, हम लोग शादी करने वाले थे, मतलब? सब छाया और सतीश पाटिल के बीच में डील हुआ। अरे हाँ बोल, और क्या बोलेगी? क्या बेच तू अपने आप को, चलेगा तेरे को? मेरी जान, इसे खुद को बेचना नहीं, मौके का फायदा उठाना बोलते हैं, समझ रही है कुछ? और मैं तो बोलता हूँ 5 नहीं 10 बोलते हैं। 5 साल के मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बदले वो छाया को 10 लाख रुपए दिए थे। वो तो उसको MLA भी बनाने वाला था। डिवोर्स के पेपर तो पहले ही साइन करवा लिए थे उसने। शादी करते वक्त छाया ने सिर्फ 2 शर्तें रखी थी। पहली वो कि मुझे 5 नहीं 10 लाख चाहिए, और दूसरी ये कि आप मेरे साथ कभी नहीं सोएंगे। लेकिन पिछले हफ्ते ही उसने छाया के साथ जबरदस्ती की, उसका रेप भी किया साहब। उसने अपने प्रॉमिस तोड़ दिया। तो फिर तुम लोगों ने इसकी कंप्लेंट क्यों नहीं की? क्या कंप्लेंट कर, क्या मैं बोलूं? कोई मेरी बात पे यकीन करेगा कि मेरे पति ने मेरा रेप किया है? उसके बाद क्या हुआ? मैंने छाया को समझाया, ये बात दिल से निकाल दे कि इस सब की वजह से मैं तुझे छोड़ दूंगा। बहुत शाना निकला रे तू। पहले तो तूने छाया को उल्लू बनाया और फिर उसका मर्डर किया। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उसका मर्डर नहीं किया। बैकवर्ड, इसको बिठा के रखो इधर, और ये जो पूरी कहानी बता रहा ना, उसका एक एक डिटेल वेरीफाई करवा के लो। साहब मेरी बात सुनो, मैं सच कहता है साहब। तुम मेरे को समझाने के बजाय मेरे बाइकों के कातिल को जाके ढूंढो, और ये छोटी छोटी बातों का बहाना बना के बड़े बड़े मैटर को दबाने की कोशिश मत करो। छोटी छोटी बातों के पीछे बड़े मैटर्स छुपाना हमारा नहीं, पॉलिटिशियंस का काम। जैसे कि आपने हमसे ये बात छुपाई कि आपको ये मालूम था कि आपकी बीवी शादी के बाद भी उसके पुराने बॉयफ्रेंड से मिलती थी। आपने छाया को यह प्रॉमिस किया था कि आप शादी के बाद उसे हाथ तक नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी आपने उसका रेप किया और अब शायद मर्डर। मैंने 10 लाख रुपए दिया वो उसके साथ सोने के लिए, उसका रेप करने के लिए नहीं दिया था। ये मेरे बन के सीट जीतने के लिए दिया था, और मैंने मर्डर किया उसका। ये है कि नहीं? ऐसा करेगा तो मेरी बदनामी होगी, मेरा पॉलिटिकल करियर खराब होगा, इतना समझता है मेरे को। और आकाश के साथ कोई किसी और के साथ कोई मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरी पत्नी मंगला के साथ एक निष्ठ हूं, मतलब मंगला के अलावा किसी औरत को मैंने आज तक छुआ भी नहीं। सतीश पाटिल अपने किए पर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं था, बल्कि उसे गर्व महसूस हो रहा था। वैसे हमारे पास भी सतीश पाटिल के खिलाफ कुछ खास नहीं था, इसलिए हमने अपना पूरा ध्यान दोबारा आकाश पर फोकस किया। आकाश ने जो हमें कहानी सुनाई थी उसमें से कुछ बातें साबित नहीं हुई। आकाश ने हमें MG रोड पर किसी फेमस वड़ा पाव वाले के बारे में बताया था। पूछताछ के बाद हमें यह पता चला कि MG रोड पर ऐसा कोई भी वड़ा पाव वाला नहीं। आकाश दोबारा हमारा प्राइम सस्पेक्ट बन गया। इस बीच हमें एक और लीड मिली। सतीश पाटिल के घर का नौकर राजू लोकल बार में आजकल शराब पर जरूरत से कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च कर रहा था। साहब बता दो साहब, वो सुनील बाबा हमको पैसे दिए। मतलब सतीश पाटिल का बेटा सुनील पाटिल? हाँ साहब। उसने तेरे को पैसे दिए क्यों? हमने उनका कुछ काम किया था इसलिए साहब। क्या काम किया था? उन्होंने हमको बोला था कि 1 घंटे के लिए सभी नौकरों को यहाँ कर दे और हम भी चले जाए। क्यों? वो हमको मालूम नहीं साहब। कर ले चला। सब बता दो साहब, सब बता दो। वो
पूरा टाइम का तो पता नहीं साहब, लेकिन हम जब वापस आए तो हमने सतीश साहब के कमरे में से हमको छाया मैडम के रोने की आवाज आई। मुझे बर्बाद कर दिया। तुमने मुझे प्रॉमिस दिया था कि मुझे छुओगे नहीं। मतलब तू ये कहना चाहता है कि सुनील पाटिल ने घर के सारे नौकरों को पैसे दिए ताकि वो बाहर निकल जाए, ताकि उसका बाप अपनी जवान बीवी का रेप कर सके? देखो, हमको जो पता था हमने आपको बता दिया साहब। राइट, इसको बिठा कर रखो इधर, क्योंकि अभी भी ये पूरा सच नहीं बता रहा। व्हाट नॉनसेंस! उस राजू जैसे बेवड़े की बातों पर आप यकीन कैसे कर सकते? तो तुम्हारा ये कहना है कि तुमने राजू को पैसे नहीं दिए? सर, मैं उसे पैसे क्यों दूंगा? बकवास कर रहा है वो। मैडम प्लीज आप अंदर नहीं जाते। मैडम आई देखो ना ये क्या बोल रहा है। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ बुलाकर बिठाने की? मालूम नहीं है कौन है? मर्डर से पहले छाया पाटिल का रेप हुआ और आपका ये बेटा उस रेप में प्राइम सस्पेक्ट है। सुनील, चल। 1 मिनट मैडम, आप इसे इस तरह ले नहीं जा सकते। क्यों? कोई सबूत है आपके पास? नहीं है ना? तो फिर इसे यहाँ ऐसे नहीं रख सकते। यूं जा। जाओ दे, कर ले, जाओ। राजू सतीश पाटिल का आदमी है। कुछ समझा आपको? वो खुद छाया का रेप किया और नाम मेरे बेटे पर डाला, क्योंकि सबको मालूम है कि एमएलए मंगला के बेटे पर कोई ऐसे हाथ नहीं डाल सकता और मेरे काम के बीच में कोई टांग नहीं अड़ा सकता, क्योंकि मैं अपना और अपने बेटे का नसीब खुद लिखती हूँ। साहब आपने कुछ नहीं कहा साहब। सब मुझे छोड़ दो साहब। मैंने कुछ नहीं कहा साहब छोड़ दो। गप रे। सर इसका क्या करें? मैं क्या बोल दो गायकवाड़, कब तक रखेंगे इसको ऐसे? एक काम करो, इसके ऊपर रेप का चार्ज लगाओ, कल सुबह कोर्ट में हाजिर करो। विटनेस तो अपने पास है ही, वो पाटिल का लड़का, क्या नाम दे? सुनील पाटिल। और उसकी माँ, वो तो एमएलए है, वो तो जबानी दे देगी किसने रेप किया है। केस सॉल्व, ये अंदर खत्म बात। साहब सुनील बाबा ने छाया मैडम का रेप किया साहब। क्या? हाँ साहब, सुनील बाबा ने छाया मैडम का रेप किया साहब। सुनील बाबा ने मुझे कहा था कि सतीश साहब और छाया मैडम के दूध में बेहोशी की दवाई मिला, और सब नौकर जाने के बाद सुनील बाबा ने छाया मैडम का रेप किया साहब। तेरे को क्या लगता है, तो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी झूठ बोलेगा, हम तेरा यकीन करेंगे? साहब सच बोल रहा हूँ साहब। चाहिए तो आप मेरे मोबाइल में चेक कर लो साहब। पेक्षा किटली गरम है? दाखव रे वीडियो याला, देख अब ये वीडियो देख के तेरी आई क्या बोलेगी? अभी बकेगा या आई के आने का वेट करेगा? सर, आई ने मुझे उनके झूठे डिवोर्स की बात बता दी थी, लेकिन मुझे बाबा पे विश्वास नहीं था। मुझे डर था कि कहीं जवान लड़की के चक्कर में बाबा आई को हमेशा के लिए छोड़ ना दे। और उस दिन मैंने उन दोनों को नशे की दवा पिलाई। देख आई, देख बाबा के कारनामे। सुनील, क्यों दिखा रहा है मुझे ये फोटो? तो वैसे ही मेरा नसीब खराब है, ऊपर से फोटो। मैंने शादी की है तो ये सब होगा ही ना। छाया पर रेप करने के जुर्म में मैं तुझे अरेस्ट करता हूं। काले, कौन जाला? सर, मार्केट में मोबाइल चोर पकड़े गए और उनके मोबाइल में ये वीडियो मिला है। सब बताता हूँ साहब, पानी पिलाता साहब, सब बोलता हूँ साहब। ये तो हमें पता चल गया कि वैशाली की किडनैपिंग तूने ही की है। क्यों किया था? बोल। साहब, वैशाली को मैंने अपने आदमियों से उठवाया था और तब से वैशाली अपने घर पर ही थी। ये किडनैपिंग का नाटक हमने सिर्फ और सिर्फ सतीश पाटिल को बदनाम करने के लिए किया था, क्योंकि उससे हमें सिंपैथी मिलती और वैशाली की एमएलए की सीट पक्की हो जाती। शुक्ला साहब, माफ करा, गलती होगी मेरी।
मैं ये कंप्लेंट वापस लेता हूँ, माफ कीजिए सर। अब इतना आसान नहीं है पवार, क्योंकि अभी तुम विक्टिम नहीं हो, अभी तुम कल्प्रिट हो। कॉन्स्पिरेसी और पुलिस को गुमराह करने के चार्ज में डाल दो इसको अंदर। वैशाली किडनैपिंग केस सॉल्व हो चुका था और हमें यह भी पता चल चुका था कि छाया का रेप सुनील पाटिल ने किया था, लेकिन अभी भी हम इस बात से अनजान थे कि छाया का मर्डर किसने किया। तभी हमारे हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा, जिससे जो सच उभर कर आया वो काफी शॉकिंग था। सर, सभी सस्पेक्ट्स के घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज और होटल की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, एक कॉमन लिंक मिला। सर, ये होटल का सीसीटीवी फुटेज देखिए, ये देखिए ठीक 12 बजे ये लड़का होटल में एंटर करता है और उसके बाद 1:20 पे होटल से निकल जाता है। हमने होटल वालों से बात की, उन्होंने कहा कि ना ही वहां का गेस्ट था और ना ही वहां का स्टाफ। सर, इसके अलावा यहाँ देखिए, हमारे सस्पेक्ट्स में से एक के घर के बाहर के सीसीटीवी फुटेज में भी वो लड़का नजर आ रहा है। सही रहता है। कौन है? सर, कोई लड़की तलाशी। सर, ये देखिए, ये कैश मिला है। सर, अंदर से खून लगा हुआ चाकू मिला है। साहब, मैं ही मारा छाया को, सुपारी मिला था मेरे को। साइन कर। पावर के नशे में आप ये भूल गई कि नसीब ऊपर वाला लिखता है, हम इंसान नहीं। विलास ने यह कबूल कर लिया है कि आपने उसको छाया को मारने की सुपारी दी थी। हमारे पास और भी बाकी सारे सबूत हैं। अब आप खुद अपना कन्फेशन देंगी या हमें टेढ़े रास्ते से जाना पड़ेगा? विलास की आई मेरे इधर घर काम करती थी। जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उसने आना बंद कर दिया। विलास आता था, कभी कभी उसके इलाज के लिए पैसे की मदद लेने, मैं भी उसको कई बार पैसे दिए। फिर एक दिन सुनील ने मुझे छाया और सतीश की एक फोटो दिखाई। देख बाबा के कारनामे। फोटो देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं सतीश के पास गई, मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बोला ये सब झूठ है। तो मैंने उससे कहा जो डिवोर्स पेपर्स उसने छाया से साइन करवाया कि 5 साल में वो डिवोर्स ले लेगा, वो पेपर मुझे दे दे। तो उसने मुझे हकाल दिया। समझ गई थी कि सतीश अब उस छाया को छोड़ेगा नहीं। बस यही सोचते सोचते मैं घर आई तो मैंने देखा कि विलास पैसे की मदद लेने के लिए वहां पे आया है। अगर अपनी आई को बचाना चाहता है तो किसी को मारना पड़ेगा। क्या? अरे तुम घाबरो नक्कस रे बाड़ा, जब तक तू अंदर रहेगा तेरी माँ का तेरी बहन का ख्याल मैं रखूंगी। होटल के मालिक को मैंने पहले भी मदद की थी और मुझे मालूम था कि छाया आकाश को मिलने उसी होटल में जाती है। वो दिन सुबह 9 बजे मुझे पता चला कि छाया रूम नंबर 405 में आने वाली है। मैंने विलास को भेज दिया उसका मर्डर करने के लिए। मैं जानती थी अगर कोई फंसेगा तो विलास फंसेगा, सतीश को कुछ नहीं होगा। मैं बस उसको छाया से छुड़वाना चाहती थी ताकि मैं उसके पास जा सकूं और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाए। क्या सतीश पाटिल ये जानता था कि आपने विलास को सुपारी दी है छाया को? उनको कुछ नहीं मालूम है। और आपको भी ये नहीं मालूम था कि छाया और सतीश के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा आप सोचा। आपको जो तस्वीरें दिखाई गई थी वो फेक थी। इनफैक्ट आपके बेटे ने छाया का रेप किया और उसके बाद उसने अपने पिता की और छाया की वो तस्वीरें खींची। उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। पैसे और पावर के इस खेल ने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया और इसके विक्टिम्स सिर्फ ये लालची लोग ही नहीं बने, बल्कि एक ऐसा गरीब लड़का भी बना जो सिर्फ अपनी बीमार मां का इलाज करवाना चाहता था।
और उसकी सबसे इनोसेंट विक्टिम बनी छाया, जिसके लालची बॉयफ्रेंड ने उससे दुगनी उम्र के आदमी से शादी करने के लिए उसे कन्विंस किया और उस आदमी की बीवी की सनक ने उसकी जान ले ली। वो रेप और मर्डर की विक्टिम बनकर रह गई। काश छाया ने इस जुर्म की दस्तक को समझा होता तो आज वो जिंदा होती। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।